बच्चा वन, क्यूट सिन्हिका और मॉन्स्टर अखंड। काशी, सुबह का समय, घाट पर दो लगभग 11 साल की लड़कियां बैठी थी। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। उसमें से जो छोटी लड़की थी वो बोली, सुनो ना, तुम हमारे साथ प्रयागराज चलो, हम लोग वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तो बड़ी लड़की बोली, चलूंगी पर अभी नहीं, क्योंकि अभी माँ बाबा जाने नहीं देंगे। फिर छोटी लड़की मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो, तुम हर बार ऐसा ही कहती हो। वो दोनों बात ही कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उन दोनों से कहा, अगर आप दोनों सहेलियों का हो गया हो तो घर चलिए अब। उन दोनों ने पीछे देखा तो एक औरत खड़ी थी। दोनों उठकर उनके पास चली गई। छोटी वाली लड़की ने उस औरत से प्यार से कहा, आंटी अन्वी को हमारे साथ हमारे घर भेज दो। वो औरत बड़ी वाली लड़की अन्वी की माँ थी। वो छोटी वाली लड़की से प्यार से बोली, सिमी बेटा, इस बार की छुट्टी में मैं अन्वी को खुद लेकर आऊंगी पक्का, पर अभी आप दोनों घर चलो। सिमी ने हाँ में सर हिला दिया और वो लोग वहां से घर की ओर जाने लगे। सरस्वती जी, जो अन्वी की माँ थी, वो जब भी सिमी और अन्वी को देखती तो उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते थे कि वो भी कैसे गीता, जो सिमी की माँ है, के साथ रहा करती थी, बिल्कुल इन दोनों की तरह। फिर वो अपनी सोच से बाहर आ गई और अपने घर की तरफ उन दोनों को लेकर चली गई और वो सभी अपने घर आ गए। सरस्वती जी ने दोनों से कहा, चलो पहले नाश्ता कर लो। और फिर वो उन दोनों को नाश्ता परोसने लगी और वो दोनों नाश्ता करने लग गई। उधर घाट की तरफ सिमी, अन्वी और सरस्वती जी के जाने के कुछ ही देर बाद वहां पर एक 70-75 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए गया। उनके पीछे दो बॉडीगार्ड्स भी थे जिन्हें वो वहीं पीछे रुकने को बोलकर अपने साथ लिए दो बच्चे जिनकी उम्र लगभग 13 साल थी उनके साथ घाट की तरफ चल दिए। वो बूढ़ा आदमी उनका दादा था, जिसे वो दोनों ग्रैंपा कह के बुला रहे थे। उनमें से जो पहला लड़का था वो थोड़ा मजाकिया था और जो दूसरा लड़का था वो एकदम गंभीर था, जैसे कि कोई 13 साल का लड़का नहीं 23 साल का हो। पहला लड़का बोला, ग्रैंपा, हम जब से यहाँ आए हैं तब से आप रोज हमें और चीकू को यहाँ क्यों लेकर आते हो? उसके पूछने पर उनके ग्रैंडपा अधिराज वाधवा, वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी थे, वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बच्चा, मेरा बचपन यहीं बीता है। मैंने यहीं तुम्हारी दादी को पहली बार देखा था और उनसे प्यार भी यहीं हुआ था। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ लेके आता हूँ, जिससे तुम दोनों यहाँ रहो और अपने बचपन को अच्छे से जियो, ना कि शहर वाली भागदौड़ में। तो वो लड़का खुश होते हुए बोला, अच्छा, तो इसका मतलब मुझे भी यहाँ दादी मिलेगी। उसकी बात सुन के चीकू उसे घूरने लगा तो उसे देखते हुए वही उसके दादा को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोले, अरे अरे, तुम्हारी दादी मेरी बीवी हैं और तुम्हें दादी नहीं एक परी मिलेगी, समझे? और वो बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाने लगे। तो वो लड़का फिर से बोला, ग्रैंपा, कब मिलेगी मुझे परी? उसके बार बार पूछने से जिसका नाम चीकू था वो उस लड़के से गुस्से में बोला, किन्नू, तुम अपना मुंह बंद करोगे प्लीज? चीकू के गुस्सा करने से किन्नू ने मुंह बना लिया और चुप हो गया। उन दोनों के ग्रैंपा ये सब देख रहे थे। वो मन में सोचने लगे, ये चीकू क्यों सब बच्चों जैसा नहीं हुआ? कभी कभी तो मुझे ही डर लगता है इससे। फिर वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आके बोले, चलो बच्चों, हवेली चलते हैं अब। फिर सभी वहां से जा ही रहे थे कि एव को कुछ नीचे चमकती हुई चीज गिरी दिखी, जैसे कि कोई ब्रैकलीट हो। चीकू ने वो ब्रैकलीट उठा लिया और उसने ध्यान से देखा तो उस ब्रैकलीट में SJ लव एम लिखा हुआ था। एव को थोड़ा अजीब सा फील हुआ, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं और उसने उस ब्रैकलीट को उठा के अपने जेब में रख लिया और उन लोगों के साथ चला गया। यहाँ दूसरी तरफ मिश्रा निवास में यूं तो वो ज्यादा बड़ा घर नहीं था, पर उसे इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि वो दिखने में बड़ा ही सुंदर घर लग रहा था। उसी घर में जब वो दोनों लड़कियां सिमी और अन्वी घाट पर से आई थीं तो चुपचाप नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। दोनों का एक ही कमरा था, इसलिए दोनों अपने कमरे में बैठकर कुछ खुराफाती सोच रही थी। सबसे ज्यादा दिमाग उन दोनों में छोटी वाली सिमी लगा रही थी और बड़ी वाली अन्वी, जो कि उसे कुछ करने से रोक रही थी।
पर वो सिमी मान नहीं रही थी और सिमी अपने छोटे से सिर को बैग में घुसा के कुछ तूफानी सोच रही थी कि कैसे अन्वी को अपने साथ ले जाया जाए अपने घर। वो बार बार अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपका झपका कर ध्यान में मग्न थी। तभी वो बहुत तेज से चीखने लगी। अन्वी ने भी जब उस तरफ देखा जिस तरफ सिमी देख रही थी तो वो भी तेज से चीख पड़ी, आ आ आ। तो क्या देखा उन लोगों ने जो चीख पड़ी वो दोनों। चट्टू ब्रासलेट खो गया। मिश्रा निवास कमरे में वो दोनों सामने एक कॉकरोच को देख चिल्ला रही थी और वो कॉकरोच धीरे धीरे करके वहां से उड़ गया और तब जाके वो दोनों शांत हुई। सिमी फिर से कुछ सोचने में लग गई। अन्वी कब से सिमी को ऐसे ही देखते देखते परेशान हो रही थी, क्योंकि सिमी उसके बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर अन्वी सिमी को हिलाते हुए बोली, सुनो ना सिमी, बस करो, अब हम लोग नीचे चल के कुछ खाते हैं। बहुत जोर से पेट में चूहों ने हड़ताल मचा रखी है। सिमी जो अभी तक अपने छोटे से दिमाग को लगा लगा के परेशान हो चुकी थी, पर उसे अभी तक कुछ सूझा नहीं था और ऊपर से अन्वी का खाने को कहना, जैसे कि सिमी को इसी का इंतजार था। वो तुरंत उठ के बैठ गई और टिमटिमाती आंखों से अन्वी को देखते हुए बोली, हाँ यार, इसीलिए तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। अब पता चला, मुझे तो भूख लगी थी। चलो अब चलते हैं हम लोग। ये कह के वो बिना उसे देखे गायब हो गई और बेचारी अन्वी मुंह लेके खड़ी रह गई। फिर वो भी उसके पीछे उसके साथ चली गई। जब वो दोनों नीचे आए तो देखा कि घर में बस दाई माँ ही थी और बाकी घर वाले सरस्वती जी, अन्वी की माँ, दिलीप जी, अन्वी के पिता, गीता जी, सिम्मी की माँ और उसका बड़ा भाई समीर, कोई भी घर में नहीं था। तो अन्वी ने दाई माँ से पूछा कि सब लोग कहाँ हैं? तो दाई माँ ने जवाब दिया, सब लोग मंदिर गए हुए हैं कल की पूजा के लिए। कल वैसे सिम्मी के पापा रमेश जौहर की बरसी है तो उसी की पूजा के लिए सब मंदिर गए हुए थे। सिम्मी के पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तब सिम्मी 4 साल की थी, तो उसे उतना ये सब पता नहीं था। चूंकि सिम्मी की मम्मी गीता जी बनारस की ही थी, इसलिए ये हर साल प्रयागराज से यहाँ आ जाया करती थी अपनी सहेली के पास, जो कि सरस्वती जी थी, और अपनी पति का श्राद्ध किया करती थी। तो अन्वी ने दाई माँ से अपना पेट पकड़ते हुए कहा, ठीक है, अब आप हम लोगों के लिए मैगी बना दीजिए, हम दोनों को भूख लगी है। तो दाई माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है गुड़िया, हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। और वो रसोई में चली गई। दाई माँ सरस्वती जी के घर पर बहुत सालों से काम कर रही थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ये यहीं सबके साथ रहती थी और काम करती थी। घर में सभी लोग इनकी इज्जत करते थे। कुछ समय बाद दाई माँ मैगी लेके उन दोनों के पास आ गई। अभी वो दोनों हॉल में लगे टीवी पर कार्टून शिनचैन देख के वहीं सोफे पर लोटपोट हंसके हुए जा रही थीं। दाई माँ मैगी देते हुए बोली, लो बच्चों, जल्दी से गर्मा गर्म मैगी खा लो, फिर मैं तुम दोनों को मंदिर लेकर चलती हूँ। अन्वी और सिम्मी ने हाँ में सर हिला दिया और फिर दोनों मैगी को पूरा ऐसे साफ कर गई जैसे कि सदियों से इसी की भूखी हूँ। वैसे भी इन दोनों की मैगी फेवरेट थी तो उसे खाने में ये लोग समय नहीं लगाते थे। मैगी खाने के बाद सिम्मी उठते हुए बोली, चलो पेट पूजा तो हो गई, अब फिर से सोचते हैं कि कैसे तुम्हें साथ लेके जाए। और ये कह के वो सोफे पे ही आलथी पलथी करके अपने छोटे से सिर पर अपने छोटे से हाथ को रखकर ऐसे सोचने की एक्टिंग करने लगी जैसे कि कोई गंभीर बात हो। तो अन्वी उसे समझाते हुए बोली, नहीं रहने दो, जब तुम अगली बार आओगी तब मैं पहले से ही माँ बाबा से बात कर लूंगी और फिर साथ चलूंगी। सिम्मी बेचारा सा मुंह बना के बोली, तुम ना मेरी दोस्त हो ही नहीं। हर साल हम लोग यहाँ बस 1 महीने के लिए आते हैं और बस मुझे तुम्हारे साथ इतना ही रहने को मिलता है, फिर हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पर इस बार तुमको आखिरी मौका दे रही हूँ, ठीक है? अगली बार आऊंगी तो तुम्हें साथ लेके चलूंगी। सिम्मी इतना कह के अपनी छोटे से हाथ की आखिरी उंगली को उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, वादा करो तुम अगले बार मेरे साथ चलोगी। अन्वी भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, ठीक है, वादा, अगले बार पक्का मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी। सिम्मी खुश होते हुए बोली, ओक। फिर अचानक सिम्मी अपना हाथ देखते हुए बोली, अरे मेरी ब्रैकलेट कहाँ गया? सुबह तक तो मेरे पास ही था। तो अन्वी बोली,
परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। सिमी इधर उधर ढूंढते हुए, अरे यार वो तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पे दिया था और उसमें तुम्हारा और मेरा एसजे सिम्मी जौहर और अमनविका मिश्रा नाम भी लिखा हुआ था। वो कैसे खो सकता है? और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोती जैसे आंसू निकालते हुए रोने लग गई। फिर अन्वी उसे मुश्किल से चुप कराते हुए बोली, ठीक, मैं तुम्हें उसी तरह दूसरा दे दूंगी, पर रो मत अब। तो सिम्मी फिर चुप हो गई, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो दोनों दाई माँ के साथ मंदिर की तरफ चली गई, जहाँ इस वक्त सभी लोग थे और पंडित से कल के लिए बात कर रहे थे। सिम्मी का बड़ा भाई समीर था। वो बहुत ही समझदार था। भले ही वो अभी 13 साल का था, पर अपने पापा रमेश जी के जाने के बाद अपनी माँ को इतना मेहनत करके काम करता देख वो उसी उम्र में ही कुछ हद तक गंभीर हो गया था। क्योंकि सिम्मी का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और सिम्मी की मां गीता जी एक स्कूल टीचर थी और उनके 2 बच्चे सिम्हिका, सिमी और समीर अभी पढ़ाई कर रहे थे। सब वहां कल की पूजा की तैयारी में लगे थे। तभी एक सबसे पुराना मंदिर का पंडित, जो कुछ पागल की तरह लग रहा था, वहां आया और सबको देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, अनर्थ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सब ये सुन के चौंक गए और उस पंडित को देखने लगे। तो क्या होने वाला है? क्यों कहा पंडित ने ऐसा? छतरी द मॉन्स्टर एव। इधर बनारस की सबसे शानदार हवेली वाधवा हवेली में उनकी कार बनारस की सड़कों पर हवा को चीरते हुए चल रही थी। उनके कार के आगे और पीछे दो दो कार चल रही थी। वो कार बॉडीगार्ड की थी, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अधिराज वाधवा पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और उनके कई सारे दुश्मन भी है। और इसी दुश्मनी के चक्कर में इन्होंने अपनी बहू नमिता वाधवा को खो दिया और इनकी फैमिली में सिर्फ अधिराज वाधवा, सारिका अधिराज वाधवा, इनके बड़े बेटे धनराज वाधवा, इनकी दूसरी बीवी मेनका वाधवा, जो इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी, पर इनकी पहली बीवी नमिता वाधवा की मौत के बाद धनराज वाधवा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर ली। इनके छोटे बेटे श्लोक वाधवा, आस्था श्लोक वाधवा और उनकी बेटी जो अभी 10 साल की है श्रुति वाधवा, और इनके तीनों भाई है। अपनी बहनों पर जान देते हैं, एक राजकुमारी की तरह रखते हैं। एफ तो दिखाता नहीं है, पर वो भी बहुत चाहता है। अब आगे उनकी कार एक आलीशान हवेली के आगे रुकती है और मैं गेट पे ही डायमंड का एक बड़ा सा नेम प्लेट लगा हुआ था, जिस पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में वाधवा हवेली लिखा हुआ था। सामने गार्ड आके गेट खोलते हैं और उनकी कार गेट के अंदर आई और गेट बंद हो गया। फिर एक गार्ड जल्दी से आके उस कार का गेट खोलता है और उसमें से अधिराज वाधवा, एफ अखंड वाधवा और सात्विक स्वीट निकलते हैं और वो लोग अंदर की तरफ चले गए। यहाँ अधिराज वाधवा अपनी बीवी सारिका वाधवा के साथ अपने पोते पोती के साथ अपनी बहू नमिता वाधवा की बरसी के लिए आए हैं और उनका बड़ा बेटा धनराज वाधवा अपनी दूसरी बीवी मेनका वाधवा के साथ वेकेशन पर है और वो लोग श्राद्धा वाले दिन आएंगे और उनका छोटा बेटा श्लोक वाधवा दिल्ली में अपने बिजनेस को देख रहे हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ इनकी बीवी सारिका वाधवा, एव और सात्विक और इनकी बहन श्रुति वाधवा, यही लोग यहाँ थे। हवेली के अंदर सारिका जी अभी अभी मंदिर से पूजा करके आए हैं और वो जब गेट पे उन लोगों को अंदर आते हुए देखा तो उनके पास जाके बोली, अधिराज वाधवा से बोली, हो गया, घूम लिए, अरे कम से कम आप तो बड़े हो जाए। अब आपकी उम्र नहीं है कि आप ऐसे यंग मैन की तरह एक्सरसाइज करें। अब तो आपके पोते पोतिए की उम्र है ये सब करने की। उद्धरण चिन्ह। तो अधिराज वाधवा चिढ़ते हुए बोले, देखिए आपकी उम्र हो गई है, मैं तो अभी बस कम उम्र का ही हूँ, कोई भी मुझे देख के इम्प्रेस हो जाती है न बच्चों। अधिराज वाधवा एव और सात्विक की तरफ देख के बोले, तो सात्विक जल्दी से, हाँ ग्रैंपा आप सही कह रहे हो। फिर वो एव की तरफ देखता है जो बिना किसी इमोशन के वहां खड़े होके उन लोगों को देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। फिर अधिराज वाधवा अपनी बीवी की तरफ देखते हैं जो खा जाने वाली नजरों से उन दोनों दादा पोते को देख रही थीं। दादाजी जब ये देखते हैं तो समझ गए कि मामला बिगड़ने वाला है, तो वो जल्दी से बात संभालते हुए बोले, अरे मेरी जान, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी जवानी के दिनों से देखो अभी तक, तो प्लीज अब ये सब छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं।
कल बरसी की तैयारी के लिए पंडित जी को बुला लिया है, घाट पे ही पूजा होगी तो उसको भी देखना है। ये कह के वो जल्दी से गायब हो गए कि कहीं कोई बम ब्लास्ट न हो जाए। सारिका वाधवा अच्छे से जानती थी और वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली और दोनों बच्चे अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। कुछ देर बाद दादी माँ सभी बच्चों को आवाज लगाई कि चिक्की चीकू किन्नू आ जाओ, सभी नाश्ता कर लो। किन्नू सात्विक सीढ़ियों से आता हुआ बोला, ग्रैंडमा श्रुति अभी तक उठी नहीं। ग्रैंडमा बोली, नहीं बेटा जाके जगाओ उसे, कितनी बार उठाया पर नहीं उठी। तो किन्नू स्वीट बोला, ठीक है मैं अभी चिक्की को लेके आता हूँ, आप नाश्ता लगाओ, कह के वो चला गया। और इधर एव के रूम में एव जब अपने कपड़े चेंज करता है तो उसे अपने पॉकेट से कुछ गिरता हुआ दिखता है तो वो उसे उठा लेता है और वो और कुछ नहीं वही ब्रैकलेट थी जो घाट पे उसे मिली थी। वो उसे अपने हाथों में लिए देखते हुए बोली, किसका है ये और ये इस पर क्या लिखा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे अपने पास फिर से रख के ज्यादा न सोचते हुए कपड़े पहन के नीचे जाने लगता है। श्रुति के रूम में श्रुति अपने छोटे हाथों में बड़े बड़े से टेडी बेयर को लेके उसमें अपना सिर घुसाए सो रही थी। तभी कोई आके उसके हाथों से वो लेके उसे साइड में रखकर उसे प्यार से उठाता है। चिक्की उठ जाना, कितना सोएगी। चिक्की कसम साते हुए बोली, अभी थोड़ी देर और भाइयों प्लीज। सात्विक बोला, नहीं अब बस भी कर या मैं उसे बुलाऊं, जिसके देखने भर से तू उठ के बैठ जाएगी। तभी उस कमरे में पीछे से किसी की आवाज आई, कौन नहीं उठा अभी। ये आवाज सुनते ही श्रुति की नींद उड़ और वो जल्दी से अपने दोनों छोटे हाथों को अपनी आंखों में मींचते हुए, अरे अरे मैं तो उठ गई। वहीं सात्विक जब आवाज सुना तो समझ गया कि अभी उसकी छोटी सी बहन उसके उठाने से उठ नहीं रही थी और अब अचानक से उसकी सारी नींद गायब हो गई। वो मुस्कुरा के पीछे देखता है तो पीछे कौन है। पीछे चफोर डेविल भाइयों और मैमा, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। अब आगे जब सात्विक पीछे की तरफ देखता है तो वहां कोई और नहीं एव अपने कोल्ड इंप्रेशन के साथ अंदर आता हुआ दिखाई देता है। एव श्रुति की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के, श्रुति उठो और रेडी होके नीचे आओ, ये कह के वो एसवी को अपने साथ लेके चला जाता है। वहीं श्रुति जिसकी नींद पूरी तरह से अपने डेविल भाइयों के इस तरह कहने से उड़ चुकी थी, वो कहती है, ये भाइयों भी न सुबह सुबह ऐसे कौन अपनी क्यूट सी लिटिल सी बहन को डराता है। हाँ, ये कहे कि वो वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद नीचे डाइनिंग एरिया में हेड चेयर पे अधिराज वाधवा, उनके राइट साइड पे सारिका वाधवा, उनके लेफ्ट साइड पे एसवी और अधिराज वाधवा के एकदम सामने की चेयर पर अपनी इमोशनलेस ऑरा लिए एव बड़े ध्यान से कुछ सोचते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर श्रुति आती है और अपने ग्रैंडपा के गोद में जाके बैठ जाती है तो उसकी ग्रैंडमा उसे ब्रेकफास्ट कराने लगती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सभी बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं और वहीं एव अपने टैब में कुछ काम करने लगता है। उसको इस तरह से देखते हुए सारिका वाधवा जी अधिराज वाधवा से कहती हैं, इतनी छोटी सी उम्र में मेरा बच्चा कैसा हो गया है, न इसके अंदर वो बचपना रह गया, न कोई बच्चों जैसी जिद, न उनके जैसी बातें। मैं तो कभी कभी इसे ऐसे देख के परेशान हो जाती हूँ। तो वहीं अधिराज जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अरे मेरी चुलबुली, ये वो उनको प्यार से बुलाते हैं क्योंकि वो पहले बहुत चुलबुली और शरारती हुआ करती थी। इतना क्यों परेशान होती हो, देखना हमारा बच्चा भी एक दिन फिर से वही हमारा चीकू बन जाएगा और मेरा दिल कहता है कि कुछ होने वाला है जैसे हम लोगों की जिंदगी में हमारे चीकू की जिंदगी में। ये कह के वो उनके साथ मंदिर की तरफ चले जाते हैं। इधर मणिकर्णिका घाट पर दाई माँ उन दोनों को लेके आती है जहाँ पूजा की तैयारियां चल रही थी। सिम्मी अपने मम्मी के पास जाके उनका पल्लू पकड़ते हुए, मम्मा बस भी करो, अब मुझे आपका पेट छूना है। उसकी ऐसी बातों को वहां सब सुन के हंसने लगते हैं तो उसका भाई समीर आके उसे पकड़ते हुए कहता है, बच्चा अभी मम्मा को काम है ना, अभी नहीं, जाके अनवी के साथ खेलो। तो सिम्मी मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं भाई मुझे पेट छूना है, मम्मा का समझे आप, ये कह के वो अपनी मम्मी के पास जाके फिर खड़ी हो जाती है। दरअसल सिम्मी को बचपन से अपने मम्मा के पेट छूते आई है तो वो अब आदत बन गई है, इसलिए वो जिद करने लगती है ना छूने पर। उसकी मम्मा प्यार से उसके गालों पे हाथ फेरते हुए,
बच्चा अभी मम्मा ये वाला काम कर ले फिर आपके साथ मम्मा रहेंगी औक। और अब तो आप बड़े हो गए हो ना, तो अब आप पेट छूना बंद कर दो, अगर मैं कहीं चली गई तो आप किसका पेट छूगे, इसलिए अब आप और बड़े बन जाओ औक। वो सिम्मी के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है। तो सिम्मी कहती है, ऐसे कैसे आप मुझे छोड़ के जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे समझे आप, वो गुस्सा करते हुए कहती है। तो गीता जी उसके दोनों फूले हुए गालों पर किस करते हुए, ओ मेरा बच्चा कहीं नहीं जाऊंगी औक, पर अभी काम है, आप अन्वी के साथ खेलो, वो आपको बुला रही है, देखो वो हाथ से इशारा करती हैं। तो अन्वी उसी की तरफ देख रही थी। फिर सिम्मी जल्दी से एक बार अपनी मम्मा का पेट छू के भाग जाती है। उसकी इस हरकत पे वहां सभी मुस्कुरा देते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहां एक कोने में एक पंडित जी बैठे हुए ये सब देख के ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मौसम कुछ बदला सा नजर आता है और वो अपने आप से ही कहते हैं, कुछ होने वाला है, किसी अपने के बिछड़ने से उस इंसान को तकलीफ होगी तो वहीं उस इंसान को पाके उस इंसान की तकलीफ मिटेगी। बस इन सब में महादेव आप ही कुछ कर सकते हैं, रक्षा करें महादेव, ये कह के वो अपनी माला जपने लगता है। दूसरी ओर इंडोनेशिया के बाली में एक सुंदर सा कपल जैसा अभी अभी सो के उठा हो। डार्लिंग उठो ना, कितना सोओगे, वो आदमी कहता है, सोने दो यार, क्यों सुबह सुबह। डार्लिंग, वो औरत बीच में ही बात काटते हुए, सुबह नहीं दोपहर हो गया है और कल हम लोगों को इंडिया वापस भी तो जाना है, वरना आपके वो सो कॉल्ड डैड हम लोगों को घर में नहीं घुसने देंगे। वो चिढ़ते हुए बोली। उस आदमी ने ये सुना तो वो तुरंत उठ के बैठ गया और बोला, अरे हाँ कल तो नमिता की बरसी भी है, उसके लिए बनारस भी जाना है। सुनो तुम जल्दी से अपने और धैर्य की पैकिंग करो, हम आज ही निकलेंगे औक। वो ये कह के वॉशरूम में चला जाता है। ये आदमी कोई और नहीं धनराज वाधवा और उसकी दूसरी वाइफ मेनका वाधवा है, जो अपने बेटे धैर्य वाधवा के साथ इंडोनेशिया में छुट्टियां मनाने आए हैं। मेनका वाधवा नफरत लिए उसी ओर देख के कहती है, कभी भी सुकून नहीं है, सोचा था इतने बड़े बिजनेस के बेटे के साथ शादी करके राज करूंगी, पर वो बुढ़ा सारी जायदाद का मालिक उस लड़के ऐफ को बना दिया और मेरे बेटे को बस 25% ही दिया। पर ऐसे तो मैं उसे पूरी जायदाद लेने नहीं दूंगी, मैं भी मेनका हूँ, और वो जब तक 23 साल का नहीं हो जाता तब तक कहाँ उसे ये जायदाद मिलने वाली है, और मैंने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। मेरा नाम भी मेनका वाधवा है, देखते जाओ क्या होता है। ये कह के वो शैतानियत वाली हंसी हंसने लगती है।